हिंदुस्तान में कई मौके आए हैं जब किसानों को लेकर आंदोलन खूब छिड़ा है। आजादी से पहले 1929 में बिहार ही वो जगह थी जहां सहजानंद सरस्वती ने 1929 में आंदोलन छिड़ा था और वहां पर उन्होंने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनाई थी। और संयोग से जिस बीटा में ये पूरा का पूरा हेडक्वार्टर था उनका और यहाँ से जो काम कर रहे थे वहां पर सुजीत झा हमारे मौजूद हैं और तमाम जगहों पर रिपोर्टरों की मौजूदगी के साथ मेधा पाटकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लेकिन सुजीत, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। किसानों के मद्देनजर किसानों के भीतर का गुस्सा हम लगातार देख रहे हैं। विरोध के तरीके जो भी हों, लेकिन सरकार तक अपनी बात अब पहुंचाई कैसे जाएगी? सुजीत, देखिए, बेटा के किसानों ने अपनी बात पहुंचाने के लिए आंदोलन किया, अनशन किया, लेकिन अभी तक इनकी समस्या सुलझी नहीं है। अभी तक इन्हें पूरा मुआवजा मिला नहीं है और यही चीज प्रसून, यही दर्द, जमीन का जो दर्द है वो गीतों में निकल रहा है। हमारे साथ प्रभु यादव हैं जो आपको बताएंगे कि गीत में जब जमीन का जब दर्द गीतों से निकलता है तो कैसे निकलता है, बताइए प्रभु जी। देखिए, जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय भी अन्ना हजारे जी ने अनशन किए थे। उन पर यूपीए सरकार माननीय मनमोहन सिंह को भी झुकना पड़ा था। उस समय के लेकर के अभी तक मैं इस गीत के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। बताइए गाना। अरे अन्ना हजारे के अनशन बड़ा काम कइले बा कि लोक बिल सोनिया संसद भवन में पास कइले बा। अरे नया आइल सरकार सबके नाश कइले बा कि कौमा में गइल किसान अंतिम सांस लेवता। कौमा में गइल किसान अंतिम सांस लेवता। नया भूअर जन अध्यादेशित नाश कइले बा। अन्ना हजारे के अनशन बारा काम कइले। जी, एक मैसेज है अन्ना हजारे के जरिए मैसेज दे रहे हैं। अगर बेटा के इलाके में है मेधा पाटकर जी, क्या वाकई इस दौर में ऐसा महसूस होने लगा है जो आप लोग सड़क पर जंतर मंतर पर आज हम देखे जब बैठे हुए हैं या पूरा देश देख रहा है आप लोग को, क्या पार्लियामेंट डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है? पार्लियामेंट क्या, रूलिंग पार्टी जो सत्ता में बैठी हुई प्रमुख पार्टी है वो और कोई निर्णय लेना नहीं चाहती सिवाय उसके जो वो चाहते हैं और उनके हित संबंधी चाहते हैं, और इसीलिए ऑर्डिनेंस राज वो चलाते आए हैं। अब इस ऑर्डिनेंस पे जब आक्रोश शुरू हुआ है और उनके अपनी पार्टी के अंदर से भी आवाज़ उठी है, तब भी अरुण जेटली जी जिस आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि नहीं हम कोई सोचेंगे नहीं, हम वापस नहीं लेंगे, वो एक बात बहुत ही चुनौती भरी है और हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। उस चुनौती को हम लोग देंगे चुनौती। दूसरी बाजू वो अपने ही साथ जुड़े हुए थोड़े थोड़े किसानों के संगठनों को बुलाकर कुछ बातचीत का दौर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुपचाप चलाते आए। इस दौरान जबकि 5000 किसान एकता परिषद के बैनर तले चल के रहे थे और हम सब लोग एक एक जगह अध्यादेश के विरोध में आंदोलन चलाते हुए आज जंतर मंतर पे जुटे थे, तो उन्होंने कोई संवाद का रास्ता अभी तक सुलझाया नहीं है, क्योंकि उनके बड़े स्टेक से इस अध्यादेश से जो जमीन हड़पना बहुत बड़े पैमाने पर शुरू होना है और कोई भी सहमति प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए भी ज़रूरी नहीं है, जबकि शासकीय प्रोजेक्ट्स के लिए भी ज़रूरी होनी चाहिए थी, वो 2013 के कानून में भी नहीं है। लेकिन उतनी भी बात निजी हितों के बदले सार्वजनिक हित की बात करना, ये भी वो जब मंजूर नहीं कर रहे हैं तो निश्चित ही वो एक प्रकार से उन स्टेक होल्डर्स को ही मानते हैं जो पूंजी पैसे की लगाते हैं और जमीन की पूंजी लगाने का वो अनादर कर रहे हैं। पुनिया साहब, क्या कोई संवाद सरकार से नहीं हुआ इस पूरे बिल को लाने के दौर में जो, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हमने तो बैठकें की थी और राज्यों की भूमिका थी कि राज्य कह रहे थे आपके हिस्से में आएगा कि आप पूछ सकते हैं किसानों से, ये अंतर्विरोध क्यों है सरकार की तरफ से जब ये आवाज आ रही है? अब तो देखिए, कानून बनाते समय ये नहीं कहा जाता है कि राज्य सरकार अगर पूछना चाहे तो पूछ लेगी। ये तो बेतुकी सी बात हो गई। ये बहुत स्पष्ट है और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है एनडीए सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने उसने किया था। कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर कल को कह देते हैं नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे जी, फिर कहेंगे हमने इस्तीफा दे दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं। कानून बना, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में सभी पार्टियों ने एक राय होकर कानून बनाया और कानून पास हुआ और उस कानून को साल भर नहीं हुआ, ऑर्डिनेंस के माध्यम से इंतजार कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का सत्र खत्म हो और उसी नेक्स्ट डे आप ऑर्डिनेंस को ले आते हैं। किसानों के साथ कुठाराघात हुआ, उनके अधिकारों का कुठाराघात हुआ।
किस तरह से जो उनकी सहमति को हटा दिया गया और बड़ी बारीकी से नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें सभी कुछ आ जाएगा। और इसी में ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये लोग कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट होटल, प्राइवेट स्कूल, उसके लिए भी सरकार की नहीं, ये वाकई पुनिया साहब जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, हमें लगता है उसको लेकर बैठक भी एक चल रही है। अशोक सिंघल जी, आप जहां पर संयोग से मौजूद हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह, एक मिनट जरा हम उस गांव में चल रहे हैं, चूंकि हरियाणा से चौधरी वीरेंद्र सिंह आते हैं और किसानों के नेता के तौर पर पहचान है अशोक सिंघल जी उनकी, और आप उसी इलाके में बैठे हुए हैं। वहां के किसान क्या सोच रहे हैं कि एक शख्स कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में चला गया, कृषि स्थितियों को वो देख रहा है, आकलन कर रहा है, और अभी बैठक में भी वो मौजूद हैं जो एनडीए की बैठक हो रही है। हमारा सवाल वहां के किसानों से है, क्या उन्हें लग रहा है कि सत्ता उनके बारे में सोच रही है या नहीं सोच रही है? वो क्या मानकर चल रहे हैं? मुआवजा, पुनर्वास, ये सारी चीजें गौण हो गई हैं। बिल्कुल प्रसून, चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा से आते हैं और ये गड़ौली गांव है, गुड़गांव और पटौदी के नज़दीक, ये गवाह रहा है आंदोलन का। मेरे साथ कुछ ऐसे किसान मौजूद हैं। आपको मुआवजा मिला, आंदोलन का गवाह रहा है ये। और वीरेंद्र सिंह जो है हरियाणा से आते हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए और मंत्री बने हैं, तो आपको क्या उम्मीदें हैं, कुछ होगा? क्योंकि सरकार का कहना है जाति नहीं होने देंगे किसानों के साथ। आपको क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? हमें लगता है कि कांग्रेस सरकार ने भी हमें लूटा है, और कांग्रेस सरकार ने जो अपने उसमें बिल बनाया था वो कुछ किसानों के बारे में अच्छा था, उससे किसानों को कुछ फायदा मिलता, और उसने कांग्रेस ने भी उसमें खामी की थी, क्योंकि जो ज़मीन अधिग्रहण हुई है देश के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ज़मीन अधिग्रहण हुई है वो 10 साल पहले हुई है, और कांग्रेस सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण जो बिल बनाया वो बाद के लिए बनाया कि भाई 5 साल तक का उसमें 4 गुना मुआवजा, 5 साल तक के लिए उसमें बेनिफिट अगर वो जमीन पर कब्जा नहीं हुआ। लेकिन अभी उम्मीद है आपको कुछ ठीक होगा? सरकार कह रही है हम अन्याय नहीं होने देंगे किसानों के साथ। जिस टाइम सरकार जो है कि इलेक्शन लड़ रही थी तो किसानों के मुद्दे पे लड़ रही थी, किसानों को बड़ा आश्वासन दे रही थी कि भाई हम किसानों के हितों की लड़ाई लड़ेंगे, किसानों का फायदा करेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद में इस सरकार ने तो जो है कि और भी ज्यादा बुरा जो है किसानों के साथ कर दिया, बहुत बुरा किया। एक महिला और है प्रसून, जो कि आंदोलन की गवाह रही है, इन्होंने स्ट्रगल किया जमीन पे। आप जब आंदोलन हुआ था आप काफी इन्वॉल्व थी उसमें, काफी सक्रिय थी उसमें, तो अभी आपको लगता है इंसाफ होगा आप लोगों? नहीं होगा जी, नहीं करेंगे। गाड़ोले के साथ तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। हम तो अभी भी जेल में हैं और पहले भी जेल काटे आए और रहेंगे हम साथ। अब से हमसे भी नहीं काटे, वहाँ अपनी जमीन के ऊपर हम तैयार है। अभी सरकार कह रही है मुआवजा सही मिलेगा, कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। ना जी, झूठा दिलासा दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, झूठा दिलासा दे रहे हैं प्रसून। यहाँ बहुत से और किसान हैं, देखिए पेपर लेके प्रसून बैठे हुए हैं। आपको संबित पात्रा जी, हमारी आवाज अब तक आ रही है? पीएल पुनिया साहब से हमने यह सवाल किया था कि जब राज्य सरकारों की सहमति है तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कि किसानों से पूछा नहीं जाएगा। उनका कहना है कि इसका कोई मतलब नहीं है, जब आपने बिल में इस बात का जिक्र नहीं किया है तो इसका कोई मतलब नहीं है। संबित पात्रा जी, देखिए पुण्य प्रसून जी, पहले तो मैं एक आपत्ति दर्ज कराते हुए आरंभ करता हूं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, जर्नलिज्म की दुनिया में आपका बहुत बड़ा नाम है और मैं झुक के प्रणाम भी करता हूं, मगर जिस प्रकार से सरकार की आवाज़ को, और खास तौर से जबकि मैंने कहा बार बार कि पॉइंट बाय पॉइंट में रिबटल करना चाहता हूं, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये उचित नहीं है। अब आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैंने केवल और केवल यहाँ झूठ सुना है, मैं सच्चाई रखना चाहता हूँ। पहले मैंने अभी अम्मा की बात सुनी, मेरी बूढ़ी अम्मा मेरी दादी जैसी है, उन्होंने कहा कि उनके पति 6 महीने से जेल में है। मैं दादी तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि दादाजी को हमने जेल में नहीं डाला है, जो पुनिया साहब इससे पहले बोल रहे थे उनकी सरकार ने जेल में डाला है। हम जेल से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। दादी आश्वस्त रहो। पॉइंट बाय पॉइंट। नंबर 1, बार बार कहा गया कि 5 साल के बाद जमीन पहले वापस आती थी, अब 5 साल के बाद सरकार अपने पास रख लेगी। गलत, सरासर गलत है। मैं पढ़ देता हूं, जो 9 नंबर है ऑर्डिनेंस में, आप पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है अ पीरियड स्पेसिफाइड फॉर सेटिंग अप ऑफ एनी प्रोजेक्ट और फॉर 5 years विचएवर इज लेटर। दोनों टर्म में से 5 साल पहले आएगा या जिस पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा, जो लेटर होगा उसको फॉलो किया जाएगा। उदाहरण दे रहा हूं और यह सच्ची बात है। हम इंडिया और पाकिस्तान के विषय में बात करते हैं,
न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इस देश को चाहिए, चाहे मेधा पाटकर जी माने या ना माने, मगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन चाहिए। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कोई 2 साल 4 साल 5 साल में पूरा नहीं होने वाला है, उसे कई वर्षों लगते हैं। तो क्या हिंदुस्तान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के लिए जमीन नहीं ले? ये प्रश्न मेरे तमाम प्रतिद्वंदी बोले। ये अभी एक किसान कह रहे थे कि कोर्ट में जाने का प्रावधान खत्म हो गया, और तमाम पत्रकार भी बिना इस ऑर्डिनेंस को पढ़े बोल रहे हैं हाँ कोर्ट में नहीं जा सकता है। आप मुझे एक जगह दिखा दीजिए जहां लिखा हुआ है कि कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आप कोर्ट में जा सकते हैं। जो पॉइंट नंबर 8 है ऑर्डिनेंस का, उसमें सेक्शन 87 जो पहले वाले बिल में था, उसमें इतना ही संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है कि जो सरकारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो जब कोर्ट में जाएंगे तो एक सैंक्शन लिया जाएगा सरकार से, केंद्र से या राज्य से, बिकॉज ऑफ सेक्शन 197 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया। ये इंडिया के कानून के अंतर्गत जो पहली सरकार छोड़ गई थी गलती से वो क्लॉज ऐड करना, हमने ये क्लॉज ऐड किया है। और कंसेंट के विषय में जिस प्रकार से झूठ फैलाया जा रहा है, मैं 2 दिन से सुन रहा हूं। कंसेंट राज्य सरकार, ममता बनर्जी को मैं सुन रहा था, उनकी बंधु में हाथ जोड़ के आपसे बोल रहा हूं, अगर ममता दीदी चाहेंगी तो कंसेंट होगा, तो सोशल असेसमेंट होगा, कोई हम नहीं रोकने वाले हैं, हमारा इससे मतलब नहीं है। ये अप्रोप्रिएट सरकार, आपके सरकार का विषय है, क्योंकि आपके सरकार ने चिट्ठी लिख के ये अधिकार मांगे थे फेडरलिज्म के अंतर्गत, संघीय ढांचा के अंतर्गत, हमने वो अधिकार राज्य को दे दिया है। अब आप बताइए, क्या केंद्र सरकार को संघीय ढांचा नहीं मानना चाहिए? ओके योगेंद्र जी, कई सवाल निकल कर आए। इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट में भी जा सकते हैं, संज्ञान लेना होगा केंद्र के जरिए, किसानों से पूछा भी जा सकता है, वो राज्यों पर है, वो पूछ लें किसान से। तीसरा सवाल जो लेकर उलझन थी कि क्या वाकई कोई सहमति असहमति के बीच में क्या तानाशाही के तौर पर संबित पात्रा जी इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। सवाल कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल आंखों में धूल झोंकने वाला काम कर रहे हैं। पहले ये कह रहे हैं कि 13 एक्ट थे, उसको कवर करने के लिए हमने ये एक्ट लाए, ये ऑर्डिनेंस लाए, जो कि सरासर झूठ है, क्योंकि दरअसल एक्ट में एक प्रस्ताव था कि आप केवल एक नोटिफिकेशन के जरिए इन 13 एक्ट को उसके अंदर ला सकते थे। तो एक तो बिल्कुल सरासर वो झूठ बात है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और इन सब चीज़ों के लिए हम ये ऑर्डिनेंस लाए, जो फिर सरासर झूठ है, क्योंकि मूल एक्ट में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। हकीकत ये है कि ये एक्ट लाया जा रहा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, और इंडस्ट्री के लिए नहीं, ये एक्ट लाया जा रहा है बड़े बड़े शहर, प्राइवेट शहर बनाने के लिए। इस देश में आज तक जितना बड़ा भूमाफिया का काम नहीं हुआ है, वो करने के लिए एक्ट लाया जा रहा है। इस हकीकत से पता नहीं क्यों बीजेपी के साथी इनकार करना चाहते हैं। और जैसा मैंने कहा, हरियाणा के केस में, और आप इस अमित जी से जरूर पूछिएगा क्योंकि वो भाजपा के प्रवक्ता हैं, केवल केंद्रीय भाजपा के नहीं हैं, उनसे पूछिएगा सर, ये अपने फेडरल राइट का इस्तेमाल करते हुए हरियाणा सरकार ने किसानों के मुआवजे को आधा क्यों कर दिया है, ये भी पूछिएगा। नोटिफिकेशन जारी हुआ जी। समित जी आप बोलिए। मैं एक एक जवाब देता हूं, पॉइंट बाय पॉइंट। पहला विषय, योगेंद्र यादव जी ने नोटिफिकेशन के विषय में कहा कि हम अर्थात भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ कह रही है कि केवल उन 13 प्रावधानों को जो एक्ट है, पार्लियामेंट के एक्ट, उनको लाने के लिए हमने ऑर्डिनेंस लाया। ये बिल्कुल सच है कि उन्हीं के लिए हम ऑर्डिनेंस लेके आए। नंबर 1, ये योगेंद्र यादव सच कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन के माध्यम से उन प्रावधानों को लाया जा सकता था, मगर योगेंद्र जी आप ये बताइए, नोटिफिकेशन 30 दिनों तक पार्लियामेंट के पटल पे रखना था, 30 दिनों तक, जुलाई से अगस्त तक जब पिछला बजट सेशन चला था, क्या हमें अलाउ किया गया था इस पर डिबेट डिस्कशन करने के लिए? अप्रूवल डिसअप्रूवल क्या पार्लियामेंट ने किया था? यहां बैठे हैं कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव, उनसे पूछिए। 31 जनवरी 2014 यह आखिरी दिन था, तब तक अगर 30 दिन तक हम इस नोटिफिकेशन को पार्लियामेंट के पटल पे नहीं रखते, ये एक्सपायर कर जाता है। हम इसका जवाब लेंगे, हम कांग्रेस से भी जवाब लेंगे कि आपने वो नोटिफिकेशन इशू भी किया कि नहीं किया। हम दोबारा अपने रिपोर्टर के पास चले, लेकिन कांग्रेस के नेता अखिलेश जी, एक सवाल जहन में हर किसी के है कि जो कांग्रेस जो 2013 में सुधार करती है, 2015 में अगर वो बदल जाता है तो सिर्फ बदले हुए हिस्से को लेकर ही आपका विरोध है, और उस बदले हुए हिस्से का मतलब है कि अब किसानों से नहीं पूछा जाएगा, यही मतलब निकाला जा रहा है सिर्फ? बोनी जी, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। जब यह बिल बना था
उस बिल का मसौदा तैयार करने के मुखिया आज की भाजपा की, जब तब की भाजपा की आज हमारी स्पीकर महोदया थी। जब यह बिल बना तो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता रामनाथ सिंह जी और सुषमा जी के सुझाव के साथ ये पास हुआ। 10 महीने में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ गई। मैं बहुत देर में सुनाई दिया संबित पात्रा की बात। उन्होंने बताया कि किसानों को यह अधिकार है कि वो कोर्ट जा सकते हैं सरकार से इजाजत लेकर के। बड़ी अच्छी बात कही। जिस बेचारे किसान की जमीन, उससे बिना उसकी मर्जी की आप जमीन ले लें और आप कहें कि तुमको बेटा आपत्ति है तो तुम हमसे पहले पूछ लो फिर कोर्ट जाओ। अरे भैया भाजपाइयों, इस देश का उनके खिलाफ अगर प्रोसिक्यूट करते हैं कसाब तक को भी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का अवसर देता है बिना आपकी इजाजत से। एक मिनट किसान बिना इजाजत के नहीं जा सकता। किसान को किसी अभी आप ही ने कहा उसमें परमिशन लेकर के उसमें है सरकार से लेनी पड़ेगी। बीच में डिस्टर्ब ना करें, मुझे पता है तकलीफ होगी हमारे भाजपा साथियों को, क्योंकि ये आरएसएस स्टाइल में देश नहीं चलेगा कि किसी को कोई अधिकार नहीं है। जो आका बोल दिए वो सब पालन करे, इस स्टाइल से देश नहीं चलेगा, नागपुर चलता है। वो सुनिए भैया, आप अगर इसी तरह डिस्टर्ब करा के डिबेट कराना हो तो मुझे जाने दें। आपने ऑर्डिनेंस पढ़ा है? ऑर्डिनेंस पढ़ा है? जी मुझे बताइए कौन से सेक्शन में ये लिखा है? अगर झूठ फैलाएंगे तो मैं ऐसे ही पूछूंगा। जब आपका अवसर है तो आप बोलिएगा। मुझे पता है कि आपके पास उत्तर नहीं है, इसलिए आपको चुभ रही है। बताइए कौन से सेक्शन के ऑर्डिनेंस में ये लिखा है? दूसरे डिफेंस का सहारा ले रहे हैं। आप ये बताइए कौन से सेक्शन के में लिखा हुआ है कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता? अभी नहीं, झूठ बोल के देश को भ्रमित मत करिए। जब आपका अवसर है तो बोलिएगा। अखिलेश जी और संबित पात्रा जी, अखिलेश जी आपके हाथ में नहीं होगा वो बिल, हमारे पास वो बिल है। संबित पात्रा जी, वो बिल का अंश जरा योगेंद्र जी जरा बताया जाए। ये जो ऑर्डिनेंस का 8वां सेक्शन है वो 87वें सेक्शन के अंदर संशोधन करता है। वो मेरे हाथ में है संबित पात्रा जी। ये 87वें सेक्शन में संशोधन किया गया है। संशोधन ये है कि पहले अगर कोई अफसर इस भूमि अधिग्रहण कानून का बेजा इस्तेमाल करता किसान के खिलाफ तो जिम्मेवारी उसकी मानी जाती थी और उत्तरदायित्व उस पे होता था। उसके खिलाफ आप सीधे जाके मुकदमा दायर कर सकते थे। अब उसको पलट के ये कर दिया गया है कि कोई अफसर के खिलाफ इस अध्यादेश का अधिग्रहण बिल का बेजा इस्तेमाल करने का मुकदमा आप तब तक नहीं चला सकते जब तक सरकार स्वयं इसकी अनुमति न दे। बिल्कुल लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। पुण्य जी, मैं इसमें आ जाऊं 1 मिनट के लिए? आ जाइए। पुण्य जी, मैंने इसका जवाब बिल्कुल सही तरीके से पहले में दिया था। अभी अभिषेक जी ने, अखिलेश जी ने क्या कहा? पुण्य जी, उन्होंने एक सेकंड, अखिलेश जी ने कहा किसान को परमिशन लेना पड़ेगा। पहले मेरा अवसर पूरा होने दें। एक सेकंड प्लीज, पहले मेरा अवसर किसान को परमिशन लेना पड़ेगा। और मैंने कहा था सेक्शन 197 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत ये हिंदुस्तान का कानून है कि किसी भी आईएएस या आईपीएस या किसी भी केंद्र या सरकार के अधिकारी को प्रोसिक्यूट करने के लिए आपको सरकार का सैंक्शन लेना पड़ेगा। गलत बात कह रहे हैं। अरे ये गलत बात आ रही है ना संबित जी, इसी बात को तो लेकर चर्चा हो रही है जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। एक चीज के 2 इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकते हैं? एक ही इंटरप्रिटेशन होगा ना। संबित गलत बोल रहे हैं। अगर ये हिंदुस्तान का कानून था तो संशोधन करने की जरूरत क्या पड़ेगी? किसी को कोई बात कहनी है तो जब उसका अवसर है तो वो बोले। रिवाइंड करके देखिए। अरे हुजूर, रिवाइंड करने की जरूरत नहीं है। जोर जबरी करते रहे। किसान को सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। संबित जी, पहले माफी मांगिए देश से, आपने झूठ बोला देश को। मैंने कहा था किसान को परमिशन की आवश्यकता नहीं है। योगेंद्र जी ने बता दिया कि कौन झूठ बोल रहा था। अरे मैं पैड लेके बैठा हूं ना। अगर पुण्य जी आपको बात ठीक से करानी हो तो डिस्टर्बेंस। संबित जी, आपके हाथ में अगर है तो यहां भी हम लोग के पास भी वो बिल है ना। हम चाह रहे हैं कि उसको एक राजनीतिक दल के नेता उसको व्याख्या करें। हमने योगेंद्र जी से कहा व्याख्या कर दीजिए। उन्होंने व्याख्या जो की उसकी बहुत स्पष्ट रूप से चीजें निकल कर आई। आप उसकी एक व्याख्या कर रहे हैं, इसका मतलब देश ये मान ले, और दूसरी तरफ मान ले योगेंद्र जी कोई दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये मान लिया जाए क्या आप? वैसे पुण्य भाई, इसमें व्याख्या का लंबा चौड़ा चक्कर ही नहीं है। इसमें हमें लगता है वो एक बार आप फिर पढ़िए। पिछले आपके हाथ में है, चूंकि आप पढ़िए, ज्यादा उचित रहेगा। जो 2013 का एक्ट था उसमें स्पष्ट प्रावधान था। 87 नंबर सेक्शन में प्रावधान ये कहता था
कि कोई अधिकारी इस एक्ट का बेजा इस्तेमाल करके किसी भूस्वामी को, किसान को तंग ना कर सके, उसके लिए प्रावधान ये था कि अगर इसमें कोई कोताही या गलती होती है तो माना जाएगा कि अफसर की गलती थी जी। उसको बिल्कुल पलट के अब संशोधन किया गया है, वो ये कि ना भाई, अफसर पे आप उंगली कभी नहीं उठा सकते। बिल्कुल, no court shall take cognizance of such offence except with the previous sanction of the appropriate government in the manner provided in section 197 और पुण्य प्रसून जी, मैं आपको याद दिला दूं कि 197 सबसे बदनाम सेक्शंस में से है, जिसके कारण दुनिया देश के सारे करप्ट अधिकारी बच गए हैं। और इसी से बचाने के लिए एक मिनट, अरे समित जी बोलने, समित जी प्रोसीजर से हटा दीजिए। समित जी इतना घबरा क्यों रहे मेरी बात सुनने से? सुन तो लीजिए ना। कांग्रेस के लोग झूठ पेडल कर रहे थे। समित जी, अभी आप 1 मिनट बोलने का वक्त दें। नहीं, हमें लग रहा है चिल्ला चिल्ली ना, हम नेताओं को यहाँ पर रोक रहे हैं। हम जरा सा रोक रहे हैं। सीधे पहले भट्टा परसोल चल रहे हैं। अंजना, भट्टा परसोल के किसानों की क्या राय है? जो 2013 में जो आया था भूमि अधिग्रहण लेकर जो सरकार ने निर्णय लिया था, और अब जो उनके बीच में दुविधा क्या है? ये सवाल यहाँ के लोगों से पूछते हैं। जिन सवालों से सामना हुआ मेरा यहाँ घुसते हुए, वो ये था कि आपकी नौकरी छिन जाए तो आपकी जमीन हमारी माँ है, वो छिन रही है। ये यहाँ पर लोगों का सवाल था। आप कुछ बता रहे थे, ये जो 2013 में कानून पास हुआ और फिर जो अब ऑर्डिनेंस के जरिए हो रहा है, असमंजस किन बातों को लेकर है? सबसे ज्यादा डर किन बातों को लेकर है? डर इस बात का है कि किसान के साथ इस सरकार ने इस तरह का अन्याय किया है कि अगर कोई दुश्मन किसान के पीठ में छुरा भोंक दे तो वो पीठ में छुरा से बच सकता है। इस सरकार ने तो किसान और मजदूर के सीधा पेट में छुरा भोंका है। किसान को बर्बाद करने की बात करी है। मात्र 20% सरमाएदारों के हित की बात करी है। किसान मजदूर से धोखे से वोट लेकर के अच्छा महसूस करेंगे। अच्छा महसूस हो रहा है? किसान का धान लुट गया, खाद नहीं मिल रहा है, जमीन छीनी जा रही है। इस क्षेत्र का नहीं, इस देश का दुर्भाग्य। इस कार्यक्रम के शुरू में ही हमने सवाल किया था कि क्या ये भूमि अधिग्रहण बिल जो है ये किसान विरोधी है या नहीं? आपकी क्या राय है? 4000 से ज्यादा SMS अभी तक आए हैं और वो बतला रहे हैं कि 71% लोगों की राय है ये किसान विरोधी है और 29% लोगों की राय है ये विरोधी नहीं है। हम पहली बार अब चल रहे हैं जौनपुर। अमित, उत्तर प्रदेश का इलाका जौनपुर। अमित, क्या राय है? अनुप वहां पर किसानों की क्या राय है इस भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर? देखिए प्रसून जी, हम इस वक्त खड़े हैं, मलही विधानसभा है ये जौनपुर का। यहाँ पर सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। बहुत सारे किसान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक किसान मेरे साथ ऐसा भी है जिसकी जमीन खुद अधिग्रहण में जा रही है। आइए इनसे पूछते हैं इनको दिक्कत क्या है। क्या नाम है आपका? राज यादव। राज जी, क्या दिक्कत है आपको? हमारी जमीन साहब सड़क में चली जा रही सब। हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, घर भी चला जा रहा है। तो मुआवजा तो दे रही है ना सरकार? पता नहीं सरकार देगी या नहीं देगी सर। नोटिस आई है? कुछ नहीं भी, नोटिस नहीं मिली है। नक्शे में आया, 2 बार 3 बार गजट हुआ, उसमें नक्शे में। किस हिसाब से मुआवजा देने की बात कर रहे हैं? पुराने हिसाब से आप देना चाहते हैं? आप नए हिसाब से चाहते हैं? नए हिसाब चाहते हैं। तो ये दर्द है किसानों का। अधिग्रहण चाहे जिस चीज के लिए भी किया जाए, किसानों के साथ मुसीबत यह है कि उनके साथ कोई कम्युनिकेट करने वाला नहीं है। आप किसान नेता हैं, आप ये बताइए कि इन किसानों का दर्द है कि इनसे कोई संपर्क नहीं किया जा रहा है, मुआवजा कम दिया जा रहा है। आप लोग क्या करते हैं? नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि बाजार रेट से मुआवजा दिया जाए। इन लोगों जो क्षेत्रीय बाजार रेट है उस आधार पे दिया जाए। आपकी बात करूं मैं, जो भूमि अधिग्रहण बिल आया है, आपको लगता है कि किसान विरोधी है? और जो किसानों को मुआवजा जिस तरह से मिलना चाहिए, उदाहरण आपके सामने है। निश्चित रूप से किसान विरोधी है। और जो कानून, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में संसद ने पारित किया, यूनानिमस पारित किया, उससे आशा जगी थी किसानों को। लेकिन वो कानून सिर्फ 9 महीने जिंदा रहा और 9 महीने के अंदर ही उसकी हत्या कर दी गई। और 9 महीने के अंदर हत्या कर दी गई। दिलचस्प बात यह है कि मोदी सरकार के भी अभी सिर्फ 9 महीने हुए हैं। आपको अभी मानना है, आप ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर हैं, किसानों की समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो बिल है वो किसान विरोधी है? बिल्कुल 100% किसान बैठे हैं, इन्हीं से आप हमारे साथी हैं। 80% किसानों की राय से जब तक सरकार जमीन
खरीदेगी नहीं तब तक हम इसका विरोध करेंगे। हम इसके लिए करबद्ध हैं। दूसरी, सिंचाई की जमीन और किसानों के ऊपर FIR, उन प्रदर्शन किया, डंडा चलाया। ऐसी स्थिति में किसान जब तक स्वेच्छा से नहीं जमीन देना चाहेगा, सरकार की कोई ताकत नहीं हमसे जमीन ले सके। हम इसका विरोध करते हैं। विरोध करते हैं, भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करते हैं ये। और भी हमारे साथ बुद्धिजीवी लोग हम लौट रहे हैं, जरा राय इस पे ले ले जरा। अखिलेश जी, आप भी वहीं पर, चूंकि यूपी में ही इस वक्त बैठे हुए हैं, क्या ये माना जाए कि 2013 को लेकर आप लोग बड़े खुश हैं कानून को लेकर, और 2015 को लेकर आप नाखुश हो गए हैं? सिर्फ यही एक राय है? नहीं, देखिए पुण्य जी, ऐसी बात नहीं है। ये देश किसानों का है, और कम से कम इतना मौलिक अधिकार तो सबका है कि जब अपराधियों तक से पूछा तो किसान से क्यों नहीं पूछा जा रहा। दूसरी बात, बार बार दो चीजें कही जा रही हैं। एक दलील दी जा रही है किसानों को राष्ट्रद्रोही दिखाने का, कि वो राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े स्थानों के लिए जमीन नहीं देते हैं। ऐसा नहीं, कभी भी किसान पीछे नहीं रहे ऐसी चीजों को, स्वेच्छा से जमीन दिया। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, इसी उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है, और उसने बात करके सब किसानों से रायशुमारी से जमीन ले ली। कहीं एक्वायर करने की भी जरूरत नहीं आई, वो रायशुमारी से दे दिए, और जो रेट है उसका। तो अब आप डिफेंस का बहाना ले रहे हैं। पहले भी डिफेंस उस एक्ट में था, डिफेंस के साथ साथ आप उसमें जो 2-3 क्लॉज और जोड़ दिए, इससे दिख रहा है आपकी नीयत क्या है। तो आप क्यों किसानों को सबसे निरीह समझ रहे हैं? सिर्फ कुछ कारपोरेट घरानों के लिए आप किसानों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी जीविका, जिससे उसका एक आध्यात्मिक और एक तरह से उसका रूह जुड़ी हुई है, उसी से उगाता है, खाता है, और वही उसकी माँ है, उससे आप ले रहे हैं, तो कम से कम कन्विंस तो करो, बात तो कर लो उससे, उसकी बात सुन तो लो, उसको कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट तो बता दो। लेकिन ये सब भी नहीं करेंगे आप, कहीं कोई रोक नहीं है, सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन इन व्यवस्थाओं को क्यों कम किया जा रहा है, क्यों खत्म किया जा रहा है? 1 रुपए टॉफी के हिसाब से गुजरात में जमीनें जैसे दी हैं, हम एक मिनट एक नई चीज देखिए, हमको लग रहा है कि सरकार जिस दिशा में जा रही है। अशोक सिंघल जी, आप चूंकि हरियाणा में मौजूद है, पटौती गांव में मौजूद हैं, हमारे पास एक नोटिफिकेशन है हरियाणा सरकार का, जिसमें उन्होंने मुआवजा जो है, जो 4 गुने का जिक्र तो केंद्र की तरफ से हो रहा है, लेकिन उन्होंने वहां पर मुआवजा कम कर दिया और दुगना कर दिया है सिर्फ, यानी 2 गुना ही मिलेगा, 4 गुना नहीं मिलेगा। वहां के किसान इससे वाकिफ हैं, चूंकि नोटिफिकेशन की कॉपी हमारे हाथ में है इस समय, जो अधिसूचना 4 दिसंबर 2014 को जारी की गई है, वो बहुत साफ है कि दुगना मिलेगा, 4 गुना नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रसून, यहाँ पे किसान मौजूद है। ये कहा जा रहा है कि जो हरियाणा सरकार का नोटिफिकेशन है उसमें मुआवजा 2 दुगुना मिलेगा, जबकि केंद्र सरकार कह रही है 4 गुना मिलेगा। आपको ये जानकारी है इस बात की? जानकारी क्या है, ये तो अंग्रेजों से ज्यादा बुरा कानून कर रहे हैं। ये अंग्रेज तो पिटाई करते थे, कोड़त है, और ये कलम से पीटने लग रहे हैं। हमारी 10 साल होगी जमीन यहाँ एक्वायर करे, SEZ की जमीन, आंदोलन करे किसानों ने, और वो सांप वगैरह पैदा हो रहे हैं वहाँ, और इनके साथ कोई वो नहीं, ना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कागज लेकर घूम रहे हैं हम। लेकिन युवा भी प्रश्न, एक युवा भी मौजूद है, जमीनें एक्वायर करने की बात हो रही है। आप क्योंकि नौकरियां हैं नहीं, तो कैसे देखते हैं इसको? कैसे क्या देखे जी, किसान तो बिल्कुल मारा जा चुके हैं, अब कुछ बचा तो है नहीं हमारे पास। जो कुछ था जमीन थी, जमीन अब हाथों से जा रही है, जमीनें हाथों जा रही है। कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं लंबे समय से, प्रोफेसर हैं। नहीं, एक चीज बताइए अशोक सिंघल जी, अशोक सिंघल जी, आपको बताना चाहता हूँ। जी प्रसून, हम एक सवाल जानना चाह रहे हैं। जहां जा रहे हैं किसान सरकार के विरोध में है, क्या कोई भी ऐसा किसान नहीं है जिसको लगता है कि सरकार हित में काम करती है? कोई एक शख्स हो, किसी भी रूप में मौजूद हो? देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि क्या आपको लगता है कि सरकार का ये कहना है कि हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, तो आपको क्यों लग रहा है कि ये सरकार जो है नाइंसाफी कर रही है, हित की बात नहीं कर रही है? कहीं ना कहीं तो कुछ तो सरकार किसानों की सोचती होगी। मेरे को ये इसलिए लग रहा है कि हरियाणा सरकार ने 2006 में हमारी जमीन अधिकृत की, उन्होंने 2007 में पुनर्वास नीति बनाई, आज तक हरियाणा सरकार ने पुनर्वास नीति का इंप्लीमेंट नहीं किया। पुनर्वास नीति जो है उसमें रॉयल्टी देने का प्रावधान है, रॉयल्टी हमारी 2 साल मिली, उसके बाद बंद कर दी। उसके बाद रेजिडेंशियल प्लॉट देने का प्रावधान है, रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साफ तौर से प्रसून जी, कुछ और किसान नहीं, एक मिनट अंजना, दूसरा हिस्से में आइए। क्या वाकई वहां कोई किसान अंजना नहीं है जिसे लगता है कि सरकारें हित में होती है किसानों के?
सुनिए, यहाँ पर मौजूद लोगों से ही पूछते हैं, क्या आप में से कोई ऐसा किसान है जिसको लगता है कि सरकार हित में काम कर रही है? क्योंकि आज जब सदन में बोल रहे थे सरकार की तरफ से तो बताया गया कि 4 गुना फायदा अरुण जेटली जी ने बताया कि इस नए ऑर्डिनेंस से होगा। कोई आप में से है जो ये मानता है कि सरकार किसान के हित में काम कर रही है? हाथ उठाइए साहब। मानते हैं? अच्छा, कुछ लोग मिल रहे हैं, कुछ लोग मिल रहे हैं। क्यों क्यों आप लोग कहते हैं कि नहीं? ठीक है ठीक है, क्यों ऐसा लगता है क्या कि सरकार हित में काम कर रही है? सरकार बिल्कुल किसी में काम नहीं कर रही। अरे बोलना ये था, बस माइक इनको चाहिए था इसलिए। तो मतलब मैं ये मान लूं कि आप सभी नहीं कह रहे। यहाँ पे एक साहब है प्रसून, अगर 1 मिनट का वक्त आप दें, जल्दी से अपनी बात कहिए। बिल्कुल, मैंने कोई हित में काम नहीं कर रही है, सरकार 4 गुना अहित में काम कर रही है। 4 गुना हित में काम कर रही है, जल्दी से। ये सरकार तो टोटली किसान के विरोधी है और आम जन के विरोध में काम कर रही है। एक भी काम किसान के हक में नहीं कर रही है। ये किसान और किसान के आत्मा और किसान के अधिकार पे जो है बुलडोजर फेर रही है। सुजीत झा, सुजीत झा, बिहार में क्या सरकारों को लेकर किसानों की राय कोई भी अच्छी है या नहीं है? क्या है लोगों की राय? प्रसून जी, अब यहाँ के किसानों से ही पूछते हैं कि वो सरकार जो यहाँ पे है, चाहे केंद्र में है, वो किसानों के हित में सोचती है कि नहीं सोचती है? कितने लोग हैं कि सहमत है कि कितने लोग सहमत हैं कि सरकार किसानों के हित के बारे में सोचती है? हाथ उठा दीजिए। कोई है ऐसा? है? ये आप बताइए। आप अजीत सिंह जी, आप यहाँ आंदोलन किए हैं जमीन अधिग्रहण को लेकर, क्या आपको शिकायत है सरकार से? सरकार से शिकायत है कि हम लोग का जमीन अधिग्रहण कर लिया गया, अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है। हम लोग 14 दिन मरण अनशन पर बैठे हुए थे, तो पटना के तत्काल जिलाधिकारी महोदय ने आया और हम लोग को आश्वासन देकर अनशन को खत्म करवाया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। आप बताइए, आपको क्या परेशानी है? आपका कितने जमीन अधिग्रहण हुआ है? हमारा तो 4 बीघा जमीन गया है उस अधिग्रहण में, लेकिन उस 4 बीघा के चलते लगता है कि मेरा पूरा परिवार आत्महत्या कर लगा। जिस तरह से सरकार का रवैया चल रहा है, केंद्र सरकार का वही स्थिति है, बिहार सरकार का वही स्थिति है। यहाँ तो ऐसा भी किया गया है कि एक ही घर के 4 भाई हैं और 4 रेट में दिया गया है पेमेंट। मतलब नाको दम कर दिया है सरकार से हम लोग मरने के कगार पर चले गए हैं। सारा किसान भूखमरी में मतलब डूबे हुए हैं। और इस सरकार रास्ता क्या है योगेंद्र जी? अभी हम जाएं संबित जी के पास, आपसे जरा जानना चाहते हैं। देखिए, एक बात तो मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था और इसमें मेरे इलाके का गाडोली गांव भी था जहां आपके साथ ही गए हैं। देखिए, लोग केवल इस अध्यादेश की बात नहीं कर रहे। देखिए, ईमानदारी से लोग 2006 से लेके बात कर रहे हैं, पुरानी बातें कर रहे हैं। कल परसों मैं यहाँ राई में था, 9 साल से धरने के ऊपर बैठे हुए हैं वहाँ लोग। हकीकत ये है कि इस देश के किसान के नाक में दम आ गया है। ये भूमि अधिग्रहण को लेके जबरदस्ती जमीन छीनी जाती है, न्यूनतम जो बाजार में दाम है वो दिया नहीं जाता, एहसान करके दिया जाता है, सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा के दिया जाता है। पिछले साल उससे राहत की एक छोटी सी खिड़की खुली थी, कोई बहुत बड़ी खिड़की नहीं थी, कांग्रेस वाले बहुत खुश ना हो, ऐसा कोई कमाल का कानून नहीं था, लेकिन 120 साल के बाद इस देश में पहली बार ये सहमति बनी थी। और सिर्फ कांग्रेस की नहीं, बीजेपी भी इसमें शामिल थी, सबको मानना चाहिए। सब ने मिलकर कहा कि चलो इस देश के किसान के साथ कुछ तो इंसान जैसा बर्ताव शुरू करते हैं, उससे रजामंदी ले लेते हैं। सारी बातचीत के अंदर बड़ी उलझुल बातें कई हो रही हैं। अधिग्रहण खिड़की खुली, आपने उसे भी बंद कर दिया। अधिग्रहण पहले भी होता था, इस बार भी संभव था, केवल उसमें 2-3 मानवीय शर्तें लगाई गई थी कि भाई रजामंदी ले लो किसान की और ये देख लो कि क्या नुकसान हो रहा है। अब उसको भी खत्म कर दिया गया और ऐसा छेद बना दिया गया है कि उस छेद में से तो हाथ ही निकल जाएगा। व्यवस्था टिकी हो, खेती पर सबसे ज्यादा किसी राज्य के किसान और मजदूर टिके हों, उनका पूरी जीवन टिका हो, उत्तर प्रदेश उसमें से। अनूप, एक सवाल हमको लगता है फटाफट लीजिए क्योंकि राजनीतिक तौर पर उस पे आए, लेकिन एक राय है कि वहाँ के किसान सोचते क्या है? इंडस्ट्री नहीं चाहिए, या इंडस्ट्री चाहिए तो खेती की जमीन की एवज में नहीं चाहिए, खेती की जमीन की एवज में सारी सुविधाएं चाहिए क्या, और रास्ता वो क्या सोचते हैं? अनूप, आवाज नहीं आ रही है, हम उधर चलते हैं। रास्ता क्या है आपके हिसाब से? वहां हम जाएं उससे पहले हम आपसे अखिलेश जी जानना चाहेंगे। पुण्य जी, कोई भी सरकार है वो वेलफेयर स्टेट होती है और उस सरकार का पहला कर्तव्य होता है कि जो गरीब तबका है या निरीह है या असक्ष है उसके हितों की रक्षा की जाए। इंडस्ट्री भी जरूरी है, लेकिन तारतम्य बनाया जाए, लोगों की सुनी जाए। आपके जो मौलिक अधिकार है उसका हनन होता हुआ यहाँ दिख रहा है। आज सरकार अपनी इस भूमिका को छोड़ करके वो कॉर्पोरेट वेलफेयर स्टेट बन के रहती चली जा रही है, एंटी पुअर होती जा रही है।
तो अगर आपको जनता ने 2/3 बहुमत या क्लियर मेजॉरिटी दे दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नादिर शाह हिटलर शाही पे आ जाएं। आप लोगों को जो कम से कम पूछो तो, उनसे बात तो करो। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो जीवित रहनी चाहिए इस देश के भीतर। अखिलेश जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। योगेंद्र जी, क्या हमें लगता है संबित जी के पास जाए? आपका भी कोई सवाल है, क्योंकि हम आखिरी हिस्से में हैं। संबित जी से एक सवाल संबित जी से पूछना चाहता हूं। बीजेपी के लोग बार बार कह रहे हैं कि देखिए बाकी चीजें भले ही बदल दी हो हमने इस ऑर्डिनेंस में, हमने मुआवजा तो नहीं बदला। आपकी हरियाणा सरकार ने ये मुआवजा बदल दिया, और ये मैं आपको कागज दिखा रहा हूं जी, जो साफ कहता है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था उसको 2 की बजाय 1 कर दिया है, जिसका मतलब है कि अगर कलेक्टर रेट 20 लाख रुपए है तो आपको 80 लाख मुआवजा नहीं मिलेगा, आपको केवल 40 लाख मुआवजा मिलेगा। इसके बारे में आपकी पार्टी की क्या राय है संबित जी? अगर ये तथ्य सही है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बहुत आप मेरे को लताड़ दीजिए, अगर ये झूठा नोटिफिकेशन है, अगर ये नोटिफिकेशन आपकी सरकार द्वारा इशू किया गया है, तो क्या ये लोगों के साथ धोखा नहीं है? संबित जी, पहला नंबर 1, देखिए किस प्रकार से पूरे विषय में लाइज पेडल किया जा रहा है, मैं एक एक करके बताता हूं। अभी योगेंद्र यादव जी ने जो बोला, ऑर्डिनेंस में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है, अर्थात ऑर्डिनेंस में छेड़ा नहीं गया है जो 2013 में कॉम्पेंसेशन का विषय था। 2013 का कॉम्पेंसेशन का विषय है कि रूरल एरिया में 4 गुना और अर्बन एरिया में 2 गुना प्राइस दिया जाएगा ज़मीन का। हरियाणा में किस प्रकार का वो स्थान है, वो रूरल है, वो अर्बन है, मुझे नहीं पता है, मगर मैं इतना जानता हूं जो प्रावधान केंद्र के सरकार ने बनाया है कानून के अंतर्गत, जो ऑर्डिनेंस है, उस ऑर्डिनेंस के बाहर जाके कोई भी काम किया जाता है तो योगेंद्र यादव जी खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और कोर्ट हिंदुस्तान के कानून के अंतर्गत चलती है। मैं बीच में टोका टोकी बंद करें, बीच में टोका टोकी बंद करें, और मैं विषय को साफ सच्चाई को रखूं। अखिलेश जी, मैं बीच में बोल रहा था। दूसरा, अभी अखिलेश जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। उत्तर प्रदेश के विषय में अखिलेश जी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश की ये चिट्ठी है जो मैंने कहा था रेवेन्यू सेक्रेटरी, रेवेन्यू में नहीं रहता हूं, मैं किसान हूं। हाँ किसान, तो सुनिए, मैं आप ही के लिए बोल रहा हूं। आप ही के उत्तर प्रदेश के सरकार ने, समाजवादी पार्टी और आप में ज्यादा फर्क नहीं है, उन्होंने क्या लिखा है मैं वो लाइन पढ़ देता हूं। SIA, that is a social impact assessment, should be done away with or should be at, please sir, please आप सुन लेंगे, थोड़ा सा सिविलिटी रख के सुन लेंगे। मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था। पुण्य प्रसून जी, आप उनको रोकेंगे, मैं अपना विषय पूरा रख लूं। हाँ ठीक है। SIA should be done away with और शुड बी एट मिनिमम थ्रेशोल्ड। खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरकार को चिट्ठी लिखा है कि आप कृपया करके जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट है उसे समाप्त करिए। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार को ही कहा कि आप इस पे निर्णय लीजिए। पहली बार जो सोनिया गांधी नहीं कर पाई, अर्थात राज्यों को बांध के रखी, इस सरकार ने राज्यों को वो हक दिया है कि वो निर्णय ले। और बार बार पुण्य प्रसून जी, ये बार बार जो झूठ फैलाया जा रहा है योगेंद्र यादव जी द्वारा कि और उनके साथियों के द्वारा कि ये उद्योगपतियों की को जमीन दिया जा रहा है। आप बताइए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो, रूरल इरिगेशन हो या रूरल हाउसिंग हो, क्या ये कॉर्पोरेट करते हैं या ये सरकार करती है? आप बताइए, कौन करता है? ये कॉर्पोरेट नहीं करते हैं, पूरा देश ये सरकार करती है। संसद के भीतर जो बहस होगी और उसके जरिए सरकार अब क्या उसमें कोई अमेंडमेंट लेकर आएगी या उस पर टिकी रहेगी और विपक्ष को मानना पड़ेगा? हमें लगता है इस पूरे प्रोग्राम के आखिर में हमको फिर दोबारा किसानों के बीच जाना चाहिए। जौनपुर, अनूप, हमारी आवाज आ रही है तो अब जरा पूछिए उनसे रास्ता क्या है, किसान क्या सोचता है, वहीं पर हम प्रोग्राम अब खत्म करेंगे। अनूप, देखिए, जो मेरे यहाँ से बात हुई लोगों से, मेरा ये मानना है कि किसान ये चाहता है कि उसे मुआवजा जल्दी मिले और वाजिब मिले। बहुत से लोग यहाँ पर खिलाफ में है इस भूमि अधिग्रहण बिल के, लेकिन एक सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं, ये समझौता पक्ष में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपचंद राम है। दीपचंद जी, ये बताइए कि किस तरह से आपने, अभी हमारी बात हो रही थी आपसे, आपने कहा कि आप इस भूमि अधिग्रहण बिल के समर्थन में हैं, कैसे हैं आप, क्या तर्क है आप? मैं अनूप जी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, किसानों को बताना चाहूँगा कि ये भूमि अधिग्रहण बिल में जब 70 से 80% किसानों की अनुमति के राय के बाद लिया जा रहा है, ग्राम पंचायत की सहमति के बाद लिया जा रहा है, एक मुश्त उन्हें पूरा जो है कि
मार्केट वैल्यू के 2 गुना शहरी और 4 गुना ग्रामीण परिवेश में उनको दिया जा रहा है, और यदि अधिग्रहण नहीं होगा तो डेवलपमेंट जो कैसे हो सकता है। इसलिए ये अधिग्रहण किसान हित में है, देश हित में है, विकास हित में है। विकास हित में है, देश हित में है, इनका कहना है जहां तक है। हालांकि लोगों को नहीं, एक राय, एक मिनट इसमें एक राय है, उनसे जरा एक चीज पूछिए, जो मुआवजा दिया जा रहा है वो सर्किल रेट पर है, मार्केट रेट पर है? क्योंकि जानकारी ये निकल कर आ रही है सर्किल रेट का 4 गुना दिया जाता है और मार्केट रेट खुद ही 4 गुने से ज्यादा होता है। एक सवाल और है, सवाल ये है कि जो मुआवजा दिया जाता है किसानों का, जैसे मैंने अभी बात की इस किसान भाई से, इनका कहना है कि इनको 2012 के रेट पर सर्किल रेट पर मुआवजा दिया जा रहा है। तो जो मुआवजा की कीमत है, सर्किल रेट है, और जो मुआवजा मिल रहा है किसानों को, उसमें काफी फर्क है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि वो 4 गुना दे रही है। एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट का सख्त ये अधिनियम पारित है कि जो मार्केट रेट है नगरीय क्षेत्र में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना एक मुश्त दिया जाए। यहाँ मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है तो यहाँ के अधिकारी दोषी हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए। अधिकारी दोषी है और इस पूरे कोई इम्प्लीमेंट, कोई कमेंट इस पे आपको लगता है कुछ करना है क्या? हम खत्म करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर उनकी बात भी सुने तो वो भी दरअसल 2013 के कानून का समर्थन कर रहे हैं, इस अध्यादेश का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है ये संसद का इंतजार करना होगा और संसद के भीतर आज बिल रख दिया गया, विपक्ष बायकॉट कर गया और इन सब के बीच संसद के भीतर हंगामा, सड़क पर आंदोलन, इन दोनों परिस्थितियों में तय सरकार को ही करना है जो बहुमत के साथ मौजूदा वक्त में संसद के भीतर बैठी हुई है। ब्रेक ले रहे हैं, इस मुद्दे को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संबित जी, अखिलेश जी, योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तमाम संवाददाताओं और उनका साथ जुड़े किसानों का भी शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबर।